एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है बीमारी फैलाने का जो स्कोप, यानी जो ग्राफ है कि कहाँ कैसे बीमारियां फैलती है। जैसे कोविड फैल रहा है तो ये आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी ठीक? ओके सॉरी, ये दो माइक चालू था। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है जैसे कोविड फैल रहा है, पूरे देश में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहता है। जब कोई महामारी फैलती है, उस डिसीज को पढ़ते हैं, बीमारी को, तो वो एपिडेमियोलॉजी होती है। कितने लोग मरे, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई, इसकी सारी स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, जिसमें डिसीज की स्टडी की जाती है। और डिसीज का मतलब होता है बीमारी। कोई भी चीज़ हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब हम उसको बीमारी या डिसीज कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारी बीमारियां जो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, रेस्पिरेटरी डिसीज, लंग डिसीज, हार्ट डिसीज, इन सब के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यू चैप्टर। द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी: it is a methodological discipline offering principles and practical guidelines for the creation of new quantitative evidence about health related phenomena। ये डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? एपिडेमियोलॉजी वो मेथोडोलॉजिकल डिसिप्लिन है, यानी सिस्टमेटिक स्टडी का एक पार्ट है, जिसमें सारे सिद्धांत और उसके प्रैक्टिकल्स की स्टडी की जाती है कि कैसे कोई बीमारी पर्सन में होती है और कैसे वो एक देश से दूसरे देश फैलती है। हेल्थ रिलेटेड फेनोमेना है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज प्रिवलेंस इन मैन। ह्यूमंस में बीमारियों के फैलने का क्या तरीका है, कैसे फैल रही है, किन किन लोगों को अपना शिकार बना रही है वो बीमारियां, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, किन में फैल रही है, किस तरीके से फैल रही है, ठंडे प्रदेश में फैल रही है, किस एनवायरनमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इन सब की ओवरऑल स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है बीमारी, उसकी स्टडी एपिडेमियोलॉजी है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज द स्कोप। The basic method of public health epidemiology is concerned with the efforts to describe, explain and predict and control। हमारा स्कोप इस स्टडी का क्या है? एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करना, बीमारी की स्टडी करना, हमारा उद्देश्य क्या है? उसको समझना, बीमारी के कारण को फाइंड आउट करना और उसके निदान के लिए प्रयोग समझाना। To describe the health status of populations means to enumerate the cause of disease। कारण क्या है बीमारी का, वो जनता को बताना, उससे आश्वस्त करना, उससे सतर्क रहना और उससे बचने के उपाय बताना। टू एक्सप्लेन द इटियोलॉजी ऑफ डिसीज। इटियोलॉजी ऑफ डिसीज मतलब पैथोजेनेसिस कहा जाता है, फैलने का कारण क्या है, इसको डिस्क्राइब करना, ये भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से बीमारियां फैल रही है, जैसे कोविड खांसने और छींकने से श्वास के थ्रू हमारे शरीर में आ जाती है, इसको कहा जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे एड्स वगैरह की बीमारियां एक सीरिंज से, इन्फेक्टेड सीरिंज किसी दूसरे को लगा दी जाए तो बीमारी दूसरे में फैल जाती है, वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज इज टू एस्टिमेट द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस। कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है, ये बीमारी महामारी है, कितनी लोगों को फैल रही है, इन सब का ब्यौरा देना, इसका एस्टिमेट निकालना, ये इसके स्कोप में आता है। प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। क्या प्लान करना चाहिए, कितने लोगों को सुविधाएं कैसे हम दे सकते हैं, देश में रहने वाले लोगों को कैसे कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, इन सब का ओवरऑल एक खाका तैयार करना, ये भी स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। डिसीज के फैलने को रोकना और इसके भयावह रूप को रोकने के लिए अपने लेवल पर क्या किया जा सकता है, कैसे बीमारी को रोका जा सकता है और कैसे इसको बाहर किया जा सकता है, ये सारी एपिडेमियोलॉजी के स्कोप के अंदर आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इस एपिडेमियोलॉजी के पढ़ने का एप्लीकेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट, अपने स्वास्थ्य को मैनेज करना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एपिडेमियोलॉजी की स्टडी ज़रूरी है। मेकिंग कम्युनिटी डायग्नोसिस, पूरे कम्युनिटी में पाए जाने वाले लोगों की डायग्नोसिस या उसका टेस्ट किया जाता है कि इसके कोई लक्षण तो इनमें नहीं आ रहे हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट सोशियो डेमोग्राफिक डाटा,
किस गांव में किस टाइप के क्षेत्र में ये बीमारी के फैलने का ग्राफ ज़्यादा है, इसका डेटा निकालना। क्वांटिफाइंग एंड समराइजिंग, उस डिसीज़ को क्वांटिफाई करना और समराइज करना कि क्या क्या इसके आउटपुट्स होंगे और क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विस, किस तरीके से हम इस बीमारी को निपटने के लिए प्लानिंग बना सकते हैं और कैसे एजुकेशन दे सकते हैं अपने कंट्री पीपल को, ये भी इसके अंदर आता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ सोशियो डिमो प्रोफाइल, किस टाइप के लोगों में सोसाइटी में कैसे ये फैल रही है उसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालना, ये दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। द डिसीज़ एंड द हेल्थ फैसिलिटीज़, कौन कौन सी डिसीज़ और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती है उस चीज़ की भी स्टडी करना। इवेल्युएशन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर इट्स इम्पैक्ट, इस बीमारी को समझाने के लिए जैसे कोविड के समय में भी बहुत सारे कैंप लगे, गवर्नमेंट पोस्टर्स लगाई, बहुत सारे टीवीज़ में प्रोग्राम, न्यूज़ चैनल्स में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। तो इसको कहा जाता है इवेल्युएशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम कंडक्ट करके कॉमन लोगों को इसकी जानकारी देना, बचाव के तरीके देना, ये भी सब एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। एंड डेवलपिंग हेल्थ पॉलिसीज़, स्वास्थ्य के निर्माण के लिए नई पॉलिसीज या नीतियां बनाना ताकि हेल्थ को मैनेज किया जा सके, दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सेकंड वन है इसमें अंडरस्टैंडिंग डिसीज प्रोसेस, इस बीमारी के प्रोसेस को समझना। स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, एग्जाम्पल HIV, जैसे कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इसके नेचुरल हिस्ट्री क्यों, कहाँ से फैली, किससे निकली है। जैसे कोविड की जो डिसीज़ है ये बैट से, चमगादड़ों से, ये वायरोलॉजी लैब से, वुहान चाइना की वायरोलॉजी लैब से ये निकली है। सर्च फॉर द कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिसीज़, क्या कारण है इस डिसीज़ के, क्या रिस्क फैक्टर है, इसके जानना, इसके बारे में पता करना। हिस्टोरिक स्टडी ऑफ राइजिंग एंड फॉल ऑफ डिसीज़, कौन कौन सी हिस्टोरिक हिस्ट्री है इसके राइजेस की और ये डिसीज़ के फॉल होने की, इन सब को पता लगाना। जैसे प्लेग, इन्फ्लुएंजा, लंग कैंसर का क्या कारण है, कब इसकी पीक आती है, कब इन लोगों में सबसे ज़्यादा महामारी देखी गई है, इन सब चीज़ की पता लगाना, ये भी एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, क्या कारण है पता लगाना। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर सिम्टम्स मोर फ्रिक्वेंटली, किस तरह के लोगों में बीमारी सबसे ज़्यादा देखी गई है, लक्षण कैसे पाए जा रहे हैं, इन सब का पता लगाना भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज के अंदर आता है, यानी बीमारी को ओवरऑल समझना। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एपिडेमिक, किस वजह से बीमारी फैल रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका पता लगाना। सर्विलियंस, उस पर नज़र रखना बीमारी पे कि कैसे ये फैल रही है डिसीज़। मेकिंग प्रोजेक्शंस, उसके लिए अलग अलग तरीके और आयाम निर्धारित करना कि कैसे डिसीज़ को फैलने से रोका जा सके। और मास स्क्रीनिंग फॉर डिसीज़, मास स्क्रीनिंग का मतलब पूरे ज़्यादा ग्रुप में लोगों को कैसे उस बीमारी से बचने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, वो मास स्क्रीनिंग कहलाता है। यानी स्क्रीन करना लोग, जैसे आप अभी मॉल में, शॉप्स में, हॉस्पिटल्स में कहीं भी जाते थे अभी कोविड केसेस में, तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता था, आपको सैनिटाइज़र दिया जाता था। ये मास स्क्रीनिंग है, यानी स्क्रीन कर लेना कि किसी को पहले से कोई सिम्टम्स या बीमारी थोड़ी है, ये पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग मेडिकल टीचिंग करिकुलम, अपने पढ़ाने में भी इस टाइप की बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना और इस करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूड करना, ये पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के अंदर ये पॉइंट आता है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। फोर्थ इसमें जो हमारी एप्लीकेशन है एपिडेमियोलॉजी का, वो है क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव प्रैक्टिस, कैसे इसको रोका जा सके। इंडिस्पेंसिबल साइंस फॉर क्लिनिकल रिसर्च, ऐसे साइंस या ऐसे विज्ञान की स्टडी करना जैसे क्लिनिकल रिसर्च के लिए वैक्सीन्स और दवाइयाँ बनाई जा रही है, जिस वजह से इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, जैसे वन ड्रग इज बेटर फॉर द ट्रीटमेंट देन द अदर, कौन सी दवाइयाँ, कौन से थेरेपी पर्टिकुलर किसी दवाई बीमारी के लिए उपयोगी होगी, इन सब चीज़ की भी उपयोगिता को डिटरमाइन करना। असेसिंग द प्रोग्नोसिस, यानी बीमारी के फैलने का कारण डिटरमाइन करना। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, वन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज मोर इफेक्टिव,
डायग्नोस्टिक का मतलब बीमारी का पता लगाना, जैसे अभी आरटीपीसीआर चल रहा था कोविड-19 के लिए। आरटीपीसीआर से ये पता चल जाता था कि किसको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। तो असेस करना, डायग्नोस करना कि इस बीमारी का कारण क्या है, एंड गाइडिंग द क्लिनिकल डिसीजन, और क्लिनिकल डिसीजन के अकॉर्डिंग उसके आगे ट्रीटमेंट को प्रोसीड करना, ये सब एपिडेमियोलॉजी के एप्लीकेशंस के अंदर आता है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एपिडेमिक की। अभी अपन शुरुआत में एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखें कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। किसी भी बीमारी की स्टडी करना, उसकी फैलने का कारण, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की स्टडी करना, ये एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे एपिडेमिक डिसीज। ये एपिडेमिक क्या होते हैं? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इपी दैट मीन्स अपॉन और अबव, एंड डिमोस मीन्स people, and in the term used to describe the situation where a disease is spread rapidly to large number of people in a given population over a short period of time. एपिडेमिक में जो एपी वर्ड है उसका मतलब अबव होता है, अपॉन या ऊपर होता है, और डिमोस का मतलब होता है पीपल। पीपल के ऊपर आने वाली किसी बीमारी या उसकी स्टडी को करना एपिडेमिक कहलाती है। कैसे डिसीज फैलने का कारण क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये फैल रही है, और किन छोटे से समय में कितने लोगों में। हेलो, आवाज सही नहीं आ रही? अच्छा, ये एपिडेमिक वाली स्लाइड नहीं आई क्या? एप्लीकेशंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसमें 4th पॉइंट क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव प्रैक्टिस दिख रहा है। 2 और 3, यानी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। इंटरनेट स्लो हो सकता है। एक बार मैं रीजॉइन होता हूँ वापस लॉग आउट करके, ठीक है? आप लोग रहना, आउट मत होना। अभी दिख रही है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी भी एप्लीकेशंस में ही है, एपिडेमिक वाली स्लाइड नहीं आ रही है? हाँ, तो जहां पर मैं मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग अगर स्लाइड में वो चीज़ नहीं दिखती ना, तो मेरे को वहीं पर रोक देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आप लोगों को मैटर नहीं दिखेगा, ठीक है? तो अभी अपन एपिडेमिक की स्लाइड में है। ये एपिडेमिक की स्लाइड का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एपिडेमिक की डेफिनेशन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। जो ईपी वर्ड है, ईपीआई, इसका मतलब होता है अपॉन या अबव, उसका मतलब ऊपर होता है, और डिमोज यानी डेमिक जो डिमोज है वो उसका मीनिंग है पीपल, यानी पीपल के ऊपर किसी बीमारी की स्टडी करना, फैलने का कारण और छोटे से समय में बीमारी कैसे फैल रही, इस सब की स्टडी एपिडेमिक के अंदर आती है। सेकेंड जो पॉइंट है, एन एपिडेमिक एज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिसीज केसेस इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। अगर किसी क्षेत्र में वो बीमारी तेजी से फैल रही है तब हम उसको एपिडेमिक डिसीज कहेंगे। ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके? When an infectious agent suddenly becomes much more prevalent in an area where it already existed. अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट बहुत तेजी से, जैसे कोई वायरस है, कोरोना वायरस किसी क्षेत्र में फैल रहा है, तो वो एपिडेमिक डिसीज के अंदर आता है। आउटब्रेक स्प्रेड थ्रू एन एरिया वेयर द डिसीज वॉजंट प्रीवियसली नोन। इससे पहले अगर किसी क्षेत्र में वो बीमारी नहीं देखी गई है और अचानक से फैल रही है, तब वो एपिडेमिक बीमारी कहलाती है।
जैसे अब मलेरिया की मैं बात करूंगा, मलेरिया बहुत नोन डिसीज है। अगर वो किसी क्षेत्र में मलेरिया हो रहा है, 2 लोगों को 4 लोगों को हो गया, तो उसको एपिडेमिक डिसीज हम नहीं बोलेंगे। ऐसी अननोन बीमारी जो अब तक पता नहीं था और तेजी से किसी क्षेत्र में फैल रही है, तब हम उसको एपिडेमिक बीमारी कहेंगे। When people who aren't previously susceptible to any infectious agent suddenly start getting sick from it, इससे पहले अभी तक लोगों को वो बीमारी नहीं हुई थी, कोई भी लोग बीमार नहीं पड़े थे, और अचानक से उस डिसीज की वजह से बीमार पड़ना शुरू हो जाते, तब हम उसको एपिडेमिक डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पेंडेमिक। ये स्लाइड दिख रही है? ये इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा है, लग रहा है। 1 सेकंड में वापिस इसको शो करता हूँ। अब दिख रही है पेंडेमिक स्लाइड? तो एपिडेमिक के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें किसी पर्सन में जियोग्राफिकल एरिया में फैलने वाली बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। ये हमने देखा, छोटे से समय में अगर तेजी से बीमारी फैले तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। अब पेंडेमिक क्या होता है? पेन मीन्स ऑल, डेमोज मीन पीपल। अगर हर एक व्यक्ति को ये बीमारी फैलती है तब उसको पेंडेमिक कहा जाता है। अगर किसी छोटे से एरिया में बीमारी फैल रही है तो वो एपिडेमिक है। अगर हर प्रत्येक व्यक्ति को, हर देश में, हर जगह में ये बीमारी फैल रही, तब उसको पेंडेमिक कहा जाता है। जैसे पैन इंडिया कहा जाता है ना, पैन इंडिया यानी पूरा इंडिया। PAN वर्ड जब लगता है तो उसका मतलब ऑल होता है, और EP वर्ड जब लगता है तो वो एक छोटा सा एरिया होता है। So significant features of pandemic are affects a wider geographical area, often global। पूरे दुनिया में अगर कोई चीज बीमारी फैल जाए तब उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है। इन्फेक्ट्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बड़ी संख्या में लोगों को अफेक्ट करे। ऑफन कॉज्ड बाय न्यू वायरस स्ट्रेन दैट बिकम डोरमेंट फॉर मेनी ईयर्स। अक्सर ये वायरस के थ्रू फैलने वाली बीमारी ही पेंडेमिक बीमारी होती है, जो एक लार्ज पॉपुलेशन को घेरती है और कई सालों तक चलती है। स्प्रेड क्विकली इन ह्यूमंस एंड इज लिटिल नो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी। इस तरह के लोगों में फैलती है तेजी से जिसमें इम्यूनिटी वीक है। हाई नंबर ऑफ डेथ जो कॉज करती है, बहुत सारी मौतें हो जाती है इस बीमारी की वजह से, इसको पेंडेमिक कहा जाता है। Need to control spread of the disease, there is often social disruption, unrest and economic loss। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक लॉस होती है, क्षति होती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड इज द स्टेज ऑफ अ पेंडेमिक। ये चेंज हुई स्लाइड? इंटरनेट स्लो होने के कारण ही ये स्लाइड आगे नहीं जा रही है। ओके, नाउ द स्टेजेस ऑफ अ पेंडेमिक। किस तरह से स्टेजेस में, 6 फेजेस में पेंडेमिक को WHO ने डिवाइड किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। हिंदी में महामारी बोलते हैं पेंडेमिक को। तो कैसे किसी भी बीमारी को महामारी घोषित किया जा सकता है, इसके 6 चरण होते हैं। पहला फेज, अ वायरस इज सीन इन एनिमल्स बट नॉट बीन शोन इन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। अगर कोई बीमारी जानवरों में फैल रही है लेकिन ह्यूमंस में उसकी कोई भी इन्फेक्शन नहीं देखे गए, ये पहला चरण है। दूसरा, अ नोन एनिमल वायरस हैज कॉज्ड एन इन्फेक्शन इन ह्यूमन।
जानवरों में पाए जाने वाला वायरस अगर ह्यूमंस में फैल रहा है तो ये दूसरा स्टेज है, फेज 3। Scattered or isolated incidents of cases, small clusters of disease occurring in humans, possible case of human to human transmission but not at a level to cause community level outbreaks। अगर वो बीमारी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में फैल रही है लेकिन पूरे कम्युनिटी को नहीं फैली है, तब वो फेज 3 होता है। फेज 4, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एट अ रेट दैट कॉजेज एन आउटब्रेक इन द कम्युनिटी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बीमारी फैल रही है और धीरे धीरे पूरे समाज में वो चीजें फैल रही है, तब वो फेज 4 होता है। फेज 5, स्प्रेड ऑफ अ डिसीज बिटवीन ह्यूमन इज नाउ एविडेंट इन मोर देन वन कंट्री। अगर एक देश के साथ दूसरे देश भी वो बीमारी फैल रही है, तब वो फेज 5 होता है। फेज 6, कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक आर इन एटलीस्ट वन एडिशनल कंट्री अदर देन दैट सीन इन फेज 5। अगर कोई बीमारी अपने देश के साथ साथ किसी दूसरे देश में भी उसी तरीके से उतनी तेजी से फैल रही है, तब वो लास्ट फेज 6 होती है। तब उस बीमारी को पेंडेमिक महामारी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन ऑफ पेंडेमिक। कैसे आप महामारी को रोक सकते हैं? कंट्रोल, पहला इसका कंट्रोल है एप्लीकेशन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल टू लिमिट प्रिवेंशन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू एंड फ्रो अफेक्टेड एरिया। जिस जगह पर इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं उस एरिया को सील कर देना चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आवाजाही को रोक देना चाहिए। ये एक कंट्रोल का साधन है महामारी को फैलने से रोकने के लिए। आइडेंटिफाई केसेस, सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर लक्षण के आधार पे टेस्ट करके लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको आइसोलेट करना। ट्रेस कॉन्टैक्ट्स, एक से दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट का पता लगाना कि इन्फेक्टेड पर्सन ने कहाँ कहाँ जाकर किन किन लोगों से मिला है, उसको ट्रेस कॉन्टैक्ट कहा जाता है। क्वारंटाइन, सस्पेक्टेड पर्सन में इन्फेक्शन के लक्षण देखे जाने पर उसको कुछ दिनों के लिए अलग कर देना, दैट इज क्वारंटाइन। आइसोलेट, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना समाज से कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको आइसोलेट कहते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे पीपीई किट आता है, वो पीपीई किट में ग्लव्स, मास्क, क्लॉथ्स, ये सारी चीजें जो आती है वो सब प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक। इसमें मैनेजमेंट, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, ये पूरा समझ जाओ कोविड के हिसाब से ही बेस्ड है। जितनी चीजें हम लोगों ने अभी फॉलो करी है ना, तो वो एक प्रकार की महामारी ही है कोविड, उसी के लिए पूरी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। आप उस पिक्चर को अपने ध्यान में रखिए, ये पूरा चैप्टर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें पहला है मैनेजमेंट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, कैंसल इवेंट्स, क्लोजिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क फ्रॉम होम। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने की है। कोई भी शादी फंक्शन प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, दुकानें, ये सब बंद कर दी गई थी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी भी ये वर्क फ्रॉम होम में आप लोग हैं, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, पब्लिक तक एजुकेशन फैलाने के लिए जैसे हैंड वॉश करना, ग्रुप में रहने को अवॉइड करना, ये चीज भी हमने फॉलो करी है। इकोनॉमिक मेजर्स to provide relief to individuals and businesses to increase compliance with social distancing and related policies। दुकानदारों को उनके नुकसान को भरपाई करने के लिए, लोगों के नुकसान को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज लाई, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। एंड वैक्सीनेशन, जो हम अभी ले चुके हैं या कई प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ये सारे मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक है। किसी भी महामारी को रोकने के लिए इन सब चीज़ों के थ्रू हम उसके प्रकोप को कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है अपनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरीके से ये डिसीज फैलती है, क्या मोड है, क्या तरीके से ये डिसीज फैलती है। द टर्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिफर टू how an infectious agent called a pathogen can be transferred from one person to another or animal or other person। एक से दूसरे में कैसे फैलती है बीमारी, उसकी स्टडी करना मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, ये एक से दूसरे में फैलने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्षम होते हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा है, हमको छूता है, छींक देता है, खांसता है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में छींकना, खांसी आती है, उसके मुंह के जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे श्वास नली के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं। एयरबॉर्न, अगर हवा में किसी ने छींका है और वो हवा हम तक पहुंच रही है तो वो एयरबॉर्न है। वाटरबॉर्न, वाटर में कोई इन्फेक्शन है और हम उस वाटर को कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो वो इन्फेक्शन होगा। फोमाइट बॉर्न, फोमाइट का मतलब कीड़े मकोड़े या इस तरीके के कोई भी छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो हमको ये इन्फेक्शन फैला रहे हैं, वो फोमाइट बॉर्न है। तो इतने तरीके से बीमारी एक से दूसरे जगह में फैल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन सेपरेट्स एंड रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू कॉन्टेजियस डिसीज टू सी इफ दे बिकम सिक। अगर कोई पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है, अलग रूम में रखा जाता है, इसको क्वारंटाइन कहा जाता है ताकि दूसरे पर्सन में वो बीमारी ना फैले। इट इज रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल, गुड्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज और पेस्ट। कोई भी पर्सन को उनके रूम में जाने की अनुमति नहीं होती ताकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह ना फैले। ये अक्सर डिसीज के कनेक्शन को शो करता है, बीमारी को शो करता है, जिससे कि लक्षण उनके बॉडी में दिखने लगते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं और इसके मैकेनिकल डायग्नोसिस से ये प्रूव हो चुका है। मेडिकल आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन में रखना किसी भी पर्सन को जल्दी ठीक करने का एक अच्छा तरीका है। और क्वारंटाइन कंसिडरेशन से वन एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर कंट्रोल, यानी बॉर्डर कंट्रोल का मतलब अगर पर्सन को अलग कर दिया जाए तो एक बॉर्डर कंट्रोल के तरीके के अंदर आते हैं कि बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। Now next slide है isolation. Isolation separates sick people with a contagious disease from people who are not sick. आइसोलेशन की टेक्निक के थ्रू उन लोगों को अलग कर दिया जाता है जो बीमार नहीं है, इसको आइसोलेशन कहते हैं। सेल्फ आइसोलेशन इज व्हेन यू डू नॉट लीव योर होम। अगर आप अपने घर नहीं छोड़ सकते तो खुद ही एक कमरे में बंद हो जाइए, इसको सेल्फ आइसोलेशन कहा जाता है। एंड स्टॉप वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पीपल, और एक लोगों से दूसरे लोगों ने इन्फेक्शन फैलने को रोका जा सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? मेडिसिन में इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी डिसीज के लक्षण दिखते हैं तो अपने प्रकोप में दिखाने के लिए उसे कुछ दिन का समय लगता है, उसको इंक्यूबेशन कहा जाता है कि उतने दिन तक उस पर्सन में वो लक्षण को देख सकते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन का होता है, उतने दिन तक पर्सन बीमार ही रहेगा, उसको थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखने लगेंगे। Incubation period is time elapsed between the exposure to a pathogenic organism or radiation and signs are first apparent. जब आपको पहली बार उसका इन्फेक्शन या लक्षण अपने बॉडी में दिखने लगे किसी भी इन्फेक्शन या डिसीज का, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये किसी इन्फेक्शियस डिसीज का एक कारण है जो आपके शरीर में लक्षण के फॉर्म में दिखने लगता है। ये डायग्राम में इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डिफाइन किया गया है। इंक्यूबेशन पीरियड जब फर्स्ट आपको डिसीज होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये डिसीज प्रोग्रेस होती है और उसके समय के साथ हाँ अच्छा, 1 सेकंड।
सो दिस इज द डायग्राम डिफाइनिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है और राइट हैंड साइड के नीचे आपको टाइम दिख रहा है, यानी वाई और एक्स एक्सिस, ये दो एक्सिस है। समय के साथ कितना इन्फेक्शन बढ़ रहा है इसको ये ग्राफ डिफाइन करता है। तो ब्लू कलर में पहले आपको इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वह समय जब बीमारी आपके शरीर में एंटर करती है, यानी आप किसी दोस्त के साथ खड़े, दोस्त ने आपके सामने छींक दिया तो उसके इन्फेक्शन आपके शरीर में एंटर कर गए। अब वो बीमारी को आप लेकर घर आ गए, तो इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब वो वायरस आपके शरीर में धीरे धीरे अपनी प्रोजेनी बढ़ाना शुरू करेगा। तो 4 दिन बाद जब आपको ज़्यादा सर्दी खांसी छींक होगी तब उसको डिसीज कंडीशन कहेंगे। तो वो सर्दी खांसी छींक आपको 10 से 12 दिन तक शरीर में रहेगी, फिर धीरे धीरे जब आप दवाइयाँ अगर लेना शुरू करेंगे तो बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी समय के साथ। तो ये डिसीज वाला फेज धीरे धीरे कम होगा, समय के साथ कम हो जाएगा। इंक्यूबेशन के पीरियड के नीचे इसको लेटेंट पीरियड लिखा गया है और डिसीज के नीचे इसको पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहा गया है, यानी कितने समय में वो डिसीज फैलती है और आपके शरीर को हार्म करती है, दैट इज पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और इंक्यूबेशन पीरियड इज द लेटेंट पीरियड। ये इस ग्राफ से इस बीमारी को हम समझ सकते हैं कि वो पेंडेमिक डिसीज आपके शरीर में कैसे इंक्यूबेशन पीरियड तक, उससे समय तक आपके शरीर को हार्म करी और उसके बाद धीरे धीरे वो खुद कम हो गई। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन हु मे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रेसिंग का मतलब ट्रेस करना, जैसे किसी की कार ट्रेस करना, फोन ट्रेस करना, किसी पर्सन को गूगल मैप में ट्रेस करना, दैट इज ट्रेसिंग। आइडेंटिफाई करना कि कहाँ तक फैल रहा है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, इसको डिटरमाइन करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहलाता है। The contact of infected individual, testing them for infection, isolation and treating with the infection and their contact to reduce the infection in the population. एक से दूसरे लोगों तक फैलने को रोकने के लिए ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग परफॉर्म की जाती है, ताकि जो बीमारी लेकर आ रहा है वो बीमारी को और आगे ना पहुंचाए। तो कोविड के केसेस में ये चीज़ों को ट्रेस करना, मिजल्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियां जो छूने से, कॉन्टैक्ट से फैलती है, इनको ट्रेस करने से हम बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। ये वाली स्लाइड दिख रही है, गोल्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज द गोल ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने का उद्देश्य क्या है? टू इंटरप्ट ऑन गोइंग ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन। फैल रहे इन्फेक्शन को रोकने के लिए और उस प्रोसेस को इंटरप्ट करने के लिए, ताकि बीमारी, जैसे चैन तोड़ना है, ऐसा अपने को कोविड के समय में कहा गया था ना कि ये चैन बढ़ने नहीं देना है, दैट इज द गोल ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये इस चीज से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फैलने वाली बीमारी को रोक सकते हैं। अलर्ट कॉन्टैक्ट्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फैलने के लिए लोगों को अलर्ट कर देना और प्रिवेंटिव सर्विसेज और प्रोफाइलैक्टिक केयर के लिए उसको बचा कर रखना। टू ऑफर डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट टू ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको उपचार देना, ट्रीटमेंट करना और उसकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना डिसीज के बारे में। इन्फेक्शन को ट्रीट करना, पुनः फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन को अलग कर देना। एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिसीज के बारे में पढ़ना और उसको पॉपुलेशन तक पहुंचाना, ये सारा कॉन्टैक्ट है
गोल है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, ताकि पर्सन को अलग कर देने से, समझाने से, उसको बीमारी के ट्रीटमेंट, उपचार ये सब बताने करने से फैलने वाली बीमारी को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट अब एपिडेमियोलॉजी के बाद है डिसीज। अभी तक अपन ने एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ा, गोल्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में पढ़ा, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ा, आइसोलेशन के बारे में पढ़ा, स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सारी डेफिनेशंस हैं जो एक किसी डिसीज के बारे में, डिसीज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इंक्लूड होती है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है। अब है डिसीज, बीमारी क्या होती है? इट इज अ मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू वन रीजन और द अदर। किसी भी एक कारण या एक से अधिक कारण के वजह से अगर आपके बॉडी का क्रियात्मक स्वरूप बिगड़ जाए तो उसको डिसीज कहते हैं। डिसीज मीन्स विदाउट ईज, जब आपको कंफर्टेबल फील ना हो तो वही बीमारी का कारण है। ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज इन्फेक्शियस होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन्फेक्शियस नहीं होती, जो फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू फैल जाती है। कम्युनिकेबल डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के थ्रू फैल सकती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, अमीबियासिस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज छूने से नहीं फैलती और ये एक ही पर्सन में रहती है, उपचार के बाद ठीक हो जाती है। सो अब है टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कितने तरह की बीमारी होती हैं। अक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड अक्वायर्ड डिसीज। एक्यूट डिसीज वह कंडीशन होती है जब सिम्टम्स तुरंत अपने बॉडी में दिखने लगता है, जैसे फ्लू की कंडीशन में, कोल्ड सर्दी की कंडीशन में खांसना छींकना शुरू हो जाता है। क्रॉनिक डिसीज जब कोई बीमारी लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। कॉन्जेनाइटल डिसीज अगर कोई बीमारी बचपन से ही हमको लगी हुई है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद से मदर से हमको ट्रांसमिट होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें छोटा कद होता है, हाथ या तालू के पैर, ज़्यादा पसीने आते हैं, मानसिक बुद्धि कम हो जाती, हीमोफीलिया, खून बहना नहीं रुकता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर नहीं पहचान पाते, सिकल सेल अनीमिया, ब्लड सेल्स हसियाकार के हो जाती है। ये सारी बीमारी जन्म से ही हमको लगती है, तो इसको कॉन्जेनाइटल डिसीज कहेंगे। अक्वायर्ड डिसीज हमारे जीवन काल में जब हमको कोई बीमारी लगती है तब हम उसको अक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। इसी के अंदर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आती है। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिसीज का। छूने से फैलने वाली बीमारी कैसे फैलती है? पहला है एयरबॉर्न, हवा में फैलने, छींकने के कारण जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, कण हैं, वो उड़कर हमारे तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस, सर्दी खांसी और निमोनिया ये हो सकते हैं। वाटर बॉर्न डिसीज अगर कंटामिनेटेड वाटर में कोई पर्सन कंज्यूम करे तो कॉलरा या अमीबियासिस हो सकता है, पेट की बीमारी, सूज, पेचिस, शूल हो सकते हैं। सीवेज वाटर, गंदा पानी पीने में आ जाए तो बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अगर किसी पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है तो उसके हाथ मिलाने से, बात करने से बीमारी फैल सकती है, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। वेक्टर बॉर्न डिसीज अगर कोई वाहक वेक्टर का काम करते, जैसे मक्खी, मच्छर, जैसे ये मलेरिया फैलाते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलाते हैं, इस तरह से अगर बीमारी फैलती है तो वो कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स और साइंस ऑफ डिसीज।
क्या क्या सिम्टम्स, क्या कारण है, क्या लक्षण है बीमारी के। जनरल साइन ऑफ डिसीज इंक्लूड फीवर, रनिंग नोज, हेडेक, बॉडी एक, नौशिया, वॉमिटिंग एंड इन्फ्लामेशन। कुछ जो कॉमन लक्षण है, बुखार आना, नाक बहना, सर दर्द करना, बदन दर्द करना, चक्कर आना, उल्टी आना और इन्फ्लामेशन होना, जलन होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा किसी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे लंग्स में है तो टीबी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो कफिंग, ब्लड आ सकता है थूक में, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस या पीलिया है तो आंखें पीली हो जाएगी, नेल्स पीले हो जाएंगे, यूरिन पीली हो जाएगी, फैटी फूड्स जो है लीवर में इकट्ठे होने लगेंगे जिसके कारण इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में दिक्कत होगी। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी इनिशियल